हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो pertaining टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आज अभी तक हमने जितना 7 वीडियोस में लगभग 7 वीडियोस हमारे हो गए हैं और जितना भी हमने उसमें कवर किया है, आज हम कोशिश करेंगे कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करने की, उनका आंसर करने की, बिल्कुल आसान आसान से बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको एमसीक्यूज के बेसिकली 2 या 3 सेट दूंगा, ठीक है। ये आज 20 का एक सेट लाया हूं, उसी को डिस्कस करेंगे। ये सब आपने पढ़ा होगा, बस वन बाय वन इनको आंसर करते चलेंगे ताकि थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट कर ले। इससे पहले कि हम नेक्स्ट वीडियो में जाएं, है ना, कुछ नए कंसेप्ट के साथ, जहां हम वैलेंसी का डिस्कस करें, वैलेंसी क्या चीज होती है ना। उसके बाद हम आबोस प्रिंसिपल डिस्कस करें, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स आएंगी लेकिन बहुत पते की बातें हैं वो, उनको मैं वीडियोस में लाऊंगा आगे 1-2 वीडियोस में। लेकिन उससे पहले एक सेट कर लेते हैं एमसीक्यू का, ठीक है, मल्टीपल चॉइस का। जितना भी अभी हम तक पढ़ा है, अभी तक जितना भी पढ़ा है उसी को हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन। और बेसिक पे आप ध्यान रखेंगे ज्यादा, एज पर योर नीड, एज पर द पोस्ट यू हैव अप्लाइड फॉर। तो फर्स्ट के लिए पहले तो कलर चेंज कर लें भैया, है ना। आइए देखते हैं, पहला है हु कंडक्टेड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किसने कंडक्ट किया था व्हाइल डिस्कवरिंग वन ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल। तो यदि आपको याद हो, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जे थॉमसन साहब ने। ओके, जब वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर रहे थे, याद आया ये वाला, याद करो, पार्शली इवैक्यूएटेड, है ना, पार्शली इवैक्यूएटेड ट्यूब ली थी उन्होंने, ग्लास की ऐसे करके पार्शली इवैक्यूएटेड ट्यूब ली थी, और यहाँ एक कैथोड एक एनोड। तो उन्होंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया था, इसको भी इसको भी। इट वाज टू नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। जो नेगेटिव से था तो वो कैथोड था, ये एनोड था। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैथोड क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल था, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल था। तो जब इन्होंने यहाँ से करंट दिया तो देखा कुछ इनविजिबल रेस गई थी, तो जिनका नाम उन्होंने रख दिया था कैथोड रेस, है ना। तो बाद में यही कहा गया था उनमें क्या है, नेगेटिव पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसीलिए हम कहेंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए, जे थॉमसन। जे थॉमसन साहब ने किया था। हालांकि ये इससे पहले और बहुत से साइंटिस्ट ने किया है, बट व्हाइल डिस्कवरिंग इलेक्ट्रॉन ये पूछेगा तो समझ जाए वन ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, साथ में यहां मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कभी वो ऐसा सीधा नहीं भी पूछ सकता हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो बच्चों को याद है जे थॉमसन। लेकिन हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स बाय कंडक्टिंग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये याद रखना, जे थॉमसन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज द प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय। प्रोटॉन्स किसने डिस्कवर किए थे। तो अभी जो डिस्चार्ज ट्यूब मेथड हुआ था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, उसी में रुदरफोर्ड ने कहा था कि भैया सिर्फ नेगेटिव इलेक्ट्रोड से, यानी कैथोड से ही रेज नहीं निकलती है जिनमें नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, कुछ रेज एनोड की तरफ से भी आती हैं, इनमें पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, उनको प्रोटॉन्स कहा था। तो ये किसने कहा था, रुदरफोर्ड ने। तो प्रोटॉन्स किसने डिस्कवर कर दिए, रुदरफोर्ड ने डिस्कवर कर दिए। ये वन ऑन टिप्स पे रखेंगे, बिल्कुल आसान से सवाल। हु कैलकुलेटेड चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट, आउट ऑफ बॉक्स जाके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हु कैलकुलेटेड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग आयल ड्रॉप मेथड। मैंने एक अपने लेक्चर में बताया भी था कि भैया इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर जरूर जे थॉमसन ने किया, लेकिन उसके ऊपर चार्ज को कैलकुलेट किया था बाय यूजिंग आयल ड्रॉप मेथड। तो वो काम किया था आर.ए. मिल्किन साहब ने। नील बोहर तो बाद में, इनका कोई लेन देन नहीं। रुदरफोर्ड ने भी इनका लेन देन प्रोटॉन्स के साथ था, चैडविक का लेन देन न्यूट्रॉन्स के साथ था। तो अगर बचते हैं तो ये बचते हैं जिन्होंने क्या किया, आयल ड्रॉप मेथड का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज आया वो भी हम बताएंगे, आपको पता है, बताने की जरूरत है नहीं है। तो आर.ए. मिल्किन ने चार्ज कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर यूजिंग आयल ड्रॉप मेथड को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 20 का सेट है, जल्दी कवर करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय, अब सीधा पूछ सकता है, एक तो ऐसे पूछ सकता है हु कंडक्टेड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट व्हाइल डिस्कवरिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो वो जे थॉमसन, थोड़ा ट्विस्ट देके पूछ लिया। अब सीधा पूछ लिया, द इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय, तो आंसर शुड बी जे थॉमसन। ओके, वेरी बेसिक क्वेश्चंस। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है याद रखें,
नेगेटिव 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 कोलम, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 24। सभी में से आपको कौन सा लग रहा है? याद रखेंगे, एक तो चार्ज नेगेटिव में होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, और पावर हमेशा 19 नेगेटिव होती है, याद रखो। कई बच्चे ये भी करके आएंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना है, चार्ज नेगेटिव में होगा और जो 10 की पावर होगी वो भी नेगेटिव में होगी, पॉजिटिव में तो हो ही नहीं, नेगेटिव में होगी, याद रखो। चलो ये बता रखा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, न्यूट्रॉन्स किसने डिस्कवर किए? न्यूट्रॉन्स किसने डिस्कवर किए थे भैया? वेरी इजी, न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। ये चैडविक साहब ने डिस्कवर किए थे। क्या किया था चैडविक साहब ने? बेरिलियम का शीट लिया था, उस पे अल्फा पार्टिकल्स की स्ट्रीम को, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स की स्ट्रीम को हिट करवाया था, तो कुछ रेज निकली थी जिनको उन्होंने स्क्रीन के ऊपर लिया, एक प्लेट के ऊपर लिया, फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर, और देखा कुछ इस तरह की रेज आई जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं नजर आ रहा था। तो न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय चैडविक। चैडविक का किससे लेन देन हो गया भैया? न्यूट्रॉन्स के साथ। आर ए मिलिकन साहब ने क्या किया? कैलकुलेट किया चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर दिया। कौन सा एक्सपेरिमेंट करके? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करके। रुदरफोर्ड साहब ने प्रोटॉन को डिस्कवर कर दिया। समझ गए? इतना तो क्लियर हो गया। प्रोटॉन्स एंड इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज, देखो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इतना तो समझ चुके हैं। अब उनको इकट्ठे जब बोला जाएगा तो क्या बोलेंगे? न्यूट्रिनोस बोलेंगे, पॉजिट्रॉन्स बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे, ये एंटी इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, तो भैया सीधा याद रखना न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूट्रिनोस अलग सब एटॉमिक पार्टिकल से, पॉजिट्रॉन्स अलग सब एटॉमिक पार्टिकल से, एंटी इलेक्ट्रॉन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि सिर्फ न्यूक्लियॉन्स ही कह सकते हैं। जब भी आप इन दोनों को इकट्ठे बुलाओगे ना, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, तो न्यूक्लियॉन्स करके बुलाओगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वेरी इजी। क्वेश्चन 8 इज, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो जे थॉमसन ने किया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो जे थॉमसन ने किया, द रेज ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ट्रेवलिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड आर आल्सो कॉल्ड एज, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा बेसिक लेवल और फिर एडवांस लेवल। जो कैथोड रेज से एनोड की तरफ गई थी, कैथोड नेगेटिव पार्टिकल चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, तो नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव पार्टिकल्स ही निकलेंगे ना भाई। तो जो नेगेटिव पार्टिकल्स की रेज आती थी ना, उनका कुछ नाम है केमिस्ट्री में। मैंने आपको बता, पहले तो उनको पता कि कैथोड रेज कहते हैं, ये तो आपको पता है कि सर वो कैथोड रेज थी, क्योंकि कैथोड से निकली थी तो कैथोड रेज कहा गया। अल्फा रेज वो रेज होती हैं जो पॉजिटिव रेज होती हैं, जिनमें पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो अल्फा रेज तो हो नहीं सकता। बीटा रेज वो रेज होती हैं जिनमें नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं। तो इसका मतलब ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। हम ऑप्शन कौन सा करेक्ट करेंगे? डी वाला, दिस वन इज राइट आंसर। बोथ बी एंड सी, इनको कैथोड रे भी कह सकते हैं, बीटा रेज भी कह सकते हैं। अल्फा रेज से इनका कोई लेना देना नहीं भाई। अल्फा रेज वो वाली रेज जिनमें पॉजिटिव पार्टिकल्स, और पॉजिटिव पार्टिकल्स तो इनमें है नहीं, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कह रहा है जो ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड। एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज, कैनाल रेज कंसिस्ट ऑफ, कैनाल रेज कौन सी रेज थी? जब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ था तो रुदरफोर्ड ने क्या कहा था कि अगर आप कैथोड को परफोरेटेड कर दो, सुराख कर दो, तो ऐसा नहीं है कि कैथोड से ही एनोड की तरफ रेज जाती है, ऐसा लगता है कि एनोड से भी कुछ रेज जा रही है कैथोड की तरफ। जब एनोड से जाएंगी तो उनमें पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे, तो उनको कैनाल रेज कहा था। किसने? रुदरफोर्ड ने। और कहा था इनमें क्या है? प्रोटॉन्स है। तो कैनाल रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिवली। तो कैनाल रेज लिंक किसके साथ कर रहा है? जो रेज एनोड से निकली, और एनोड से निकलेंगे तो पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे, तो नेगेटिव पार्टिकल्स तो हो नहीं सकते, न्यूट्रल पार्टिकल तो हो नहीं सकते, या पॉजिटिव या नेगेटिव, इन दोनों में से कोई भी हो सकता। तो ऐसा नहीं है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि एनोड से रेज निकली। कैनाल रेज कौन सी रेज होती है? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जो एनोड से निकली थी और कैथोड की तरफ से गई थी। और एनोड पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से कौन सी रेज निकलेंगी? पॉजिटिव पार्टिकल्स वाली रेज। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो कैनाल रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मोल्ड करके डालेगा, कंसेप्ट वही होगा, वही बेसिक चीज होगी, बस तोड़ मोड़ के डालेगा। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट, बता रखा है, ये तो टिप्स पे होना चाहिए। -30 कभी नहीं कहा मैंने, 10 की पावर -30, 10 की पावर -19 कभी नहीं कहा। कहा होगा तो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कहा होगा। मास पे कभी -19 नहीं आएगा,
ठीक है, लेकिन ये जरूर हो सकता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, चलिए बहुत आसान। ठीक, अभी ग्राम्स में दे देगा तो कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु कंडक्टेड द फेमस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें अल्फा रेस की स्कैटरिंग करवाई गई थी। ठीक है, तो वो किसने कंडक्ट किया था, बेसिकली किया क्यों गया था, इन ऑर्डर टू प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है, ये किया किसने था, रुदरफोर्ड ने किया था। आपको याद है ना, इसको फेमसली कहते क्या है, रुदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग, रुदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसको पर्टिकुलरली कहते हैं। तो मैंने यहाँ रुदरफोर्ड गायब कर दिया और पूछ लिया कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसने कंडक्ट किया था, तो रुदरफोर्ड ने किया था। कब किया था, जब वो एटॉमिक स्ट्रक्चर को प्रपोज कर रहे थे कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं पहले एक्सपेरिमेंट करूंगा ये वाला, उसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस आएंगी फिर मैं उसको मॉडल्स के पॉइंट बना के लिख दूंगा कि भाई एटम ऐसा हो सकता है। तो ये रुदरफोर्ड ने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, हु प्रपोज्ड वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल किसने दिया था, मतलब एक मॉडल दिया जिसको वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया गया था, तो वो तो जे थॉमसन ने दिया था। उसने कहा था क्या, समझो, ऐसे कहा था कि एक पूरा स्फीयर है जैसे वाटरमेलन है, और जितना भी उसमें पिंक कलर का गुद्दा है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज, और बीच बीच में ये सब पॉजिटिव चार्ज है, जो भी ब्लैक आपको दिख रहा है। बीच में कहीं क्या होगा, बीच में जहां जो सीड्स हैं, जैसे ये सीड्स हैं, हिंदवाने के बीच जो सीड होते हैं, वाटरमेलन के बीच जो सीड्स होते हैं, वो काम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसीलिए इसको कहा गया कि मिलता जुलता है बिल्कुल किसके साथ, वाटरमेलन के साथ। तो नाम क्या बढ़ गया, वाटरमेलन मॉडल। किसने दिया, जे थॉमसन ने दिया था भैया। इसलिए इसको हम कहेंगे कि दिस इज द राइट आंसर। इसका एक और नाम है रेजिन पडिंग मॉडल, भी मैंने कहा था, याद रखो, रेजिन पडिंग मॉडल। भाई केक है, केक सारा आ गया आपका, केक आपका गोल कलर का, मतलब गोल कलर नहीं, सॉरी गोल कलर का नहीं, गोल शेप का, स्फीयर शेप का आपका केक हो, और उसमें सौगी मुनक्का जो होता है, हर जगह तो नहीं पड़ा होगा, बीच बीच में होगा खुबा हुआ कहीं, तो इसलिए रेजिन पडिंग मॉडल भी बोलते हैं, कभी कभी प्लम पडिंग मॉडल भी बोल देते हैं, याद रखना। ये तो पढ़ा है, वो सब कुछ पढ़ा है ये भैया, मैंने हर एक चीज आपको बेटा बताई है, कुछ छोड़ा नहीं है। जे थॉमसन, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, अल्फा पार्टिकल्स यूज्ड बाय रुदरफोर्ड इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया गया था रुदरफोर्ड द्वारा, तो वो कौन से अल्फा पार्टिकल्स थे, तो याद रखो अल्फा पार्टिकल्स, पहले तो तुम्हें समझ होनी चाहिए कि मैंने पहले ही कह दिया अल्फा पार्टिकल्स कौन से हैं, जिनमें पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। ये अल्फा रेज कौन सी होती है, जिनमें पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। तो यहां तुम्हें दिख रहा है OH नेगेटिव, तो ये तो हो नहीं सकते, इसको पहले ही बाहर कर दो, थोड़ा लॉजिक लगाओ। अब सोडियम का कोई यूज नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। उसने कौन सा यूज किया था, याद करो, हीलियम को यूज किया था, हीलियम का न्यूक्लियस यूज किया था विद एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4, ये यूज किया था उसने, किसने, रुदरफोर्ड ने, किसमें, अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंक्लूजन मेड बाय द रुदरफोर्ड आफ्टर कंडक्टिंग। जब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो गया तो रुदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन दिए थे, जो उसके ऑब्जर्वेशंस आई थी, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन दी थी, 3-4, उनमें से इनमें से कौन सी वो एक नहीं है, बाकी तो होंगे, एक नहीं है। तो मैक्सिमम स्पेस इनसाइड द एटम इज न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है, क्योंकि जितनी रेज उसने फेंकी थी इसके ऊपर, उस मेटल के ऊपर, उस फाइल के ऊपर जो स्कैटरिंग के लिए लिया गया था, अभी वो बताऊंगा नहीं मेटल कौन सा था, ऑब्जेक्टिव आने वाला, हालांकि आपको पता होना चाहिए। तो ये कहा था कि जितनी भी रेज फेंकी गई अल्फा पार्टिकल्स की, तो वो अनडिफ्लेक्टेड थी। मतलब डिफ्लेक्टेड तभी चीज होती है कि रास्ते में कुछ आए, अरे उनके रास्ते में कुछ आया ही नहीं, तो इसने अज्यूम कर लिया था कि मैक्सिमम स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। याद रखना, तो ये बिल्कुल सही है। होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर, बिल्कुल न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड था, क्योंकि उसने देखा कि सेंटर में जब रेज जा रही थी तो वो डिफ्लेक्ट हो रही थी, वो दूर भाग रही थी। तो कुछ सेम चार्ज है, जो अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज है पॉजिटिव, इसका मतलब वैसा ही चार्ज सेंटर में है, जिसकी वजह से मास भी बन रहा है और ये डिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये भी बिल्कुल सही था। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ऑन द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैविंग डेफिनेट एनर्जी, ये कब कहा इसने, रुदरफोर्ड ने कभी नहीं कहा, ये तो नील बोहर ने कहा था। जब आप नील बोहर का मॉडल एक बार फिर समझो, आपने समझा होगा, तो इसने तो कहा कि बस
न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ से, जिनको ऑर्बिट कहते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ऑर्बिट की एनर्जी को डिस्कस नहीं किया था रुदरफोर्ड ने भाई, ऑर्बिट की एनर्जी को डिस्कस किया था नील बोहर ने। तो देखो ये वाला पॉइंट देखो, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट, ये तो ठीक है। हाँ, न्यूक्लियस के अराउंड इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, ये तो ठीक है। लेकिन फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैविंग डेफिनेट एनर्जी, ये सही नहीं है, ये रुदरफोर्ड ने नहीं कहा था, ये नील बोहर ने कहा था। दिस स्टेटमेंट इज नॉट, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज नॉट द राइट कंक्लूजन। तो इसका सही ऑप्शन ये भी गलत है, ये भी गलत है। दिस वन इज द राइट आंसर, दिस वन इज द राइट आंसर। मैं इसको टिक करूं, दिस वन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड फॉइल ऑफ विच मेटल वाज यूज्ड बाय रुदरफोर्ड। जब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था, मतलब जो अल्फा रेज फेंकी गई थी, किस मेटल की फॉइल के ऊपर फेंकी गई थी? तो गोल्ड के ऊपर फेंकी गई थी, याद रखना, गोल्ड मेटल का यूज किया था उसने। क्यों किया था मैं बता दूं, गोल्ड का इस्तेमाल इसलिए किया था, गोल्ड इज हाईली मेलेबल, उसको थिनेस्ट शीट चाहिए थी। किसको? रुदरफोर्ड को। थिनेस्ट शीट होने से क्या होता है कि एटम बिल्कुल एक लेयर पे आ जाते हैं ऐसे, तो जो भी स्कैटरिंग होती है वो बिल्कुल क्लियर दिखती है और रिजल्ट ऑब्जर्वेशंस लेने में कोई तकलीफ नहीं होती किसी को। लेकिन अगर यहां पर कोई लेस मेलेबल मेटल होता, जो शीट्स में, पतली शीट्स में नहीं पीटा जा सकता, तो उसके एटम कुछ इस तरीके से होते, ऐसे ऐसे लगे होते। इसको 3D मान के चलो, ऐसे गुच्छा सा होता, तो एक रे यहां आती, तो एट ए टाइम अल्फा पार्टिकल्स को एक से ज्यादा एटम स्कैटर करता, उसको कहते हैं मल्टीपल स्कैटरिंग हो जाती। तो मल्टीपल स्कैटरिंग जब होती तो वहां फिर कहते हैं ना, वो ऑब्जर्वर करना मुश्किल हो जाता, ऑब्जर्वेशंस देना मुश्किल हो जाता, ठीक है। तो उसने यही चाहा, तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज, मतलब वो क्या करना चाहता था, टू मिनिमाइज द मल्टीपल स्पेक्ट्रम्स, मिनिमाइज द मल्टीपल स्कैटरिंग। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ध्यान रखना, जो मैं चीजें बोल रहा हूं आ सकती हैं। तो वो मिनिमाइज करना चाहता था, भैया मल्टीपल स्कैटरिंग ना हो और मुझे ऑब्जर्वेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, मुझे थिनेस्ट लेयर चाहिए, एटम जो है सिंगल सिंगल नजर आए, तो फिर आसानी से मैं बता सकता हूं कि क्या क्या हुआ उन अल्फा पार्टिकल्स के साथ, कैसी स्कैटरिंग हुई, कौन सीधी निकल गई, कौन छोटे एंगल्स पे डिफ्लेक्ट की, है ना। तो ये बता सकते हैं। प्रोटॉन कैन बी रिप्रेजेंट, प्रोटॉन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? इसका मतलब होता है कि इसके ऊपर जीरो चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर तो, प्रोटॉन तो न्यूट्रल होता नहीं है, ये जीरो चार्ज तो होता नहीं है उसके ऊपर, है ना। तो इसको तो ये तो कट हो गया पहले। H तो ये हाइड्रोजन एलिमेंट है। अब H प्लस जो है, इट इज आल्सो प्रोटॉन। देखो, जब भी इस एटम में से तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और इसके बाद एक प्रोटॉन ही बच गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी बच गया। देखो, प्रोटॉन कौन सी स्पीशीज होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर है ना पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्या तरीका प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करने का? देखो बेटा, P1 भी लिख सकता है, इसका एटॉमिक मास यूनिट 1 है, ठीक है, ऐसे बोल सकता है, समझ रहे हो, ऐसे भी लिख सकता है। सिंपल P भी लिख दे वो भी ठीक है, प्रोटॉन्स, तब भी चलेगा, लेकिन ये नहीं लिख सकता, याद रखना, ठीक है। तो H प्लस कभी कभी इसलिए बोलते हैं कि किसी रिएक्शन में हम किसी में H प्लस ऐड करते हैं ना किसी सब्सटेंस में, तो हम बोलते हैं उसकी प्रोटोनेशन कर रहे हैं, मतलब उसमें प्रोटॉन ऐड कर रहे हैं, याद रखना। सो व्हेनेवर आपको कहे कि केमिस्ट्री में, एक केमिकल रिएक्शन में आप किसी में H प्लस ऐड कर रहे हो, H प्लस का मतलब मैंने क्या बताया कि H प्लस तो प्रोटॉन है, तभी तो उसको ऐसे लिखा। एक सब्सटेंस में H प्लस ऐड कर रहे हो, उसका मतलब आप उसका क्या कर रहे हो? प्रोटोनेशन कर रहे हो बेटा। क्या कर रहे हो? प्रोटोनेशन कर रहे हो, याद रखना। सो अ पॉजिट्रॉन इज कंसीडर्ड एज, पॉजिट्रॉन जो होता है ये भी न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, थोड़ा सा दिमाग में रख लो। ये एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का है, एंटी पार्टिकल न्यूट्रॉन का है, एंटी पार्टिकल प्रोटॉन का नहीं भैया। पॉजिट्रॉन ना ही एंटी पार्टिकल प्रोटॉन का है, ना ही एंटी पार्टिकल न्यूट्रॉन का है। ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह है, बस इसका चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन जैसा नहीं होता। इसके बाकी सारे फीचर्स इलेक्ट्रॉन की तरीके के हैं, लेकिन चार्ज इसका जो है वो पॉजिटिव होता है, इसीलिए एंटी पार्टिकल लिखा गया इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए इसको लिखते हैं कभी कभी, ठीक। एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, P पॉजिटिव, समझ गए। एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ गए, इसके ऊपर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, ठीक है, चार्ज पॉजिटिव ही होगा एंटी पार्टिकल, लेकिन बाकी सारी प्रॉपर्टीज किसकी होंगी? इलेक्ट्रॉन की, इसीलिए इसको बोला गया एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस। Which of the following subatomic particles called as ghost particles? किन पार्टिकल्स को गोस्ट पार्टिकल्स कहते हैं? तो बेटा वो न्यूट्रिनोज है, न्यूट्रिनोज।
न्यूट्रिनोज न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और ये भी इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरह ये बिहेव करते हैं, बट यूजुअली ये न्यूट्रल होते हैं, इतना समझ लो, तो इनको न्यूट्रिनोज बोलते हैं। क्वार्क्स अलग चीज है, इसके चक्कर में मत पड़ो। मेसॉन्स अलग चीज है, बताया था। पॉजिट्रॉन अभी बता दिया क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए postulate of the Dalton's atomic theory? Dalton's atomic theory का इनमें से क्या एक postulate नहीं? पहला देखो, मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स, तो ये तो पहला पॉइंट था, बिल्कुल सही है। एटम्स कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, भाई वो तो लेंगे, बिल्कुल सही कहा था उसने। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में पोजेस सेम मास, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का सेम मास हो सकता है, ये नहीं कहा था उसने कहा था डिफरेंट एटम्स के, सॉरी डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का मास डिफरेंट होगा, सेम एलिमेंट के एटम्स का मास सेम होगा, ऐसा कहा था, तो ये पॉइंट गलत हो गया। अब देखते हैं लास्ट वाला, रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड इज फिक्स्ड, वो तो फिक्स्ड ही होता है, ये तो सीख कहा था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो ये वाला गलत है। इसका मतलब ये राइट आंसर है, क्योंकि पूछ रहा है क्या कि इनमें से कौन सा डाल्टन का पोस्टुलेट नहीं था उसकी थ्योरी का। लास्ट पॉइंट बेटा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट आइसोटोप्स? आइसोटोप्स कौन से होते हैं याद करो, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो यहां देख सकते हो एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो गया, तो बात ही खत्म हो गई। एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो गया, बात ही खत्म हो गई। यहां देखो एटॉमिक नंबर तो सेम है, बट ये क्या है, मास नंबर, तो ये मास नंबर डिफरेंट है। दिस इज, ये क्या दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑक्सीजन के दो, ऑक्सीजन के ऐसे 3 आइसोटोप्स हैं, मैंने 2 ही लिखे हैं, तो 2 आइसोटोप्स, ये कौन है, ये आइसोटोप्स, क्योंकि यहाँ की एटॉमिक नंबर भी सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है, लेकिन इनमें एटॉमिक नंबर भी अलग अलग है और मास नंबर सेम है, तो वो उनको क्या कहते हैं ये भी आपको पता है। So none of these, ये तो खत्म, so this is the right answer. Anyhow, this was from the first set of MCQs on atomic structure. नेक्स्ट वीडियो में हम एक लेक्चर के साथ आएंगे जहां हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके, फिर आगे हम MCQs का सेट 2 लेके आएंगे। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।